अभी देखेंगे हम लोग पर्यावरण एवं प्रदूषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो ये हो जाएगा वायु। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा जैवमंडल। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो पहले घास 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 को टीडा खाएगा, टीडा को मेंढक खा जाएगा और मेंढक को सांप खा जाएगा। ये एक खाद्य श्रृंखला को दर्शा रहा है। इनमें से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास को बकरी खाएगा और बकरी को आदमी खा जाएगा। ये एक खाद्य श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला है? घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा जाएगा। भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो कोयला है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो सबसे अच्छा है सौर सेल। निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण के लिए स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से। आगे है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये हो जाएगा सौर शक्ति। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? तो स्मॉग। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, तो यह है जलीय वातावरण से। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये हो जाएगा चींटी और हिरन जो है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता है पारिस्थितिकी तंत्र का। खाद्य श्रृंखला में मानव है, ये प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, प्राथमिक भी है द्वितीयक भी है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक होता है? तो उत्पादक हरे पौधे हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन उत्पादक है? तो हरे पौधा उत्पादक है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन का मात्रा होता है 78%। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ये हो जाएगा रेडॉन, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का 78%। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधा का नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन की विमुक्ति पेड़ पौधे का कार्य नहीं है। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी से घुलने से होता है? तो पारा अगर पानी में घुल जाएगा तो मिनीमाता हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? तो तंत्र है तो टांसले, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है, यही गलत है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हरित पादप। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ में परपोषी स्तर के उत्पादन से है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने का खतरा ही ऊर्जा संकट कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है? तो ये हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदूषण के मापन के लिए। किसी जल क्षेत्र में VOD की अधिकता संकेत देती है, इसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगर किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है तो इसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से पता चलता है कि नदी का जल कितना अच्छा है कितना खराब हो गया है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो यह है जीव और वातावरण के बीच। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78%। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? पौधा। प्रकृति
एवं सामाजिक संस्कृति है तो ये सभी वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सब प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है तो ये हो जाएगा जलवायविक कारक। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है? तो सौरमंडल जो है पर्यावरण के अध्ययन का घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप जो है ये हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो पराबैंगनी किरण को रोकती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? वृजमीन पुरस्कार है। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है वृजमीन पुरस्कार। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सीएनजी का पूरा नाम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो वृक्ष द्वारा। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो यह है वाहन से निकली गैस। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जल। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। आगे है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है? तो ये होता है वाहन एवं उद्योग में। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो ये हो जाएगा जीवाणु व कवक। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। डेसिबल ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल जो है ध्वनि का इकाई है। जल जनित रोग है तो ये है अतिसार। 71% पृथ्वी का तल ढका रहता है किससे? तो जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है तो यह है नगरीकरण। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होता है? टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? तो ये होता है आपका मलेरिया। वायु प्रदूषक का कारण है तो यह है धुआं। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ठोस अपशिष्ट। सबसे बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोगों को व्यक्तिगत रूप से खाली स्थान माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये दे सकते हैं अपना आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। पर्यावरण के अंतर्गत आता है तो आता है आपका ये सभी पेड़ पौधा, रिश्ते नाते, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चैप्टर है विटामिन। चलिए देखते हैं विटामिन। पहला क्वेश्चन है, मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है तो ये होता है विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर। कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, विटामिन ए का स्रोत है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी का मदद होता है? तो लौह के अवशोषण में विटामिन सी का मदद मिलता है। निम्नलिखित में विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ये विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के कमी से थक्का नहीं बनता है। विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ये हो जाएगा B12। विटामिन B12 रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्का जमने की विफलता विटामिन के की कमी से होता है। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो ये है हरी सब्जियाँ। प्लेगरा खाली स्थान की कमी के कारण होता है तो ये होता है स्कॉर्बिक, मतलब कि विटामिन सी के कमी के कारण प्लेगरा होता है। विटामिन के की प्राकृतिक रूप से खाली स्थान में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है तो ये आंत। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। राइबोफ्लोविन क्या है? तो ये एक विटामिन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है। कोबालामीन को भी कहा जाता है, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। नियासिन, B3 को नियासिन बोलते हैं। B5 को नियासिन, B3 को नियासिन ना, B5 को पेंटाथोनिक बोलते हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। आगे है कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो कोड लिवर तेल, मतलब कि मछली के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। निम्न में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है
तो ये होता है संतरा में। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य की किरणें। विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी को भी कहा जाता है तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य है तो ये हो जाएगा आपका खून के जमने में मदद करता है विटामिन के। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा गाजर। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो ये है रेटिनॉल। विटामिन रतौंधी रोग की कमी से होता है तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम की अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी। आगे है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो ये तरबूजा जो है उसमें जिंक मिलता है। निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो ये किया था विटामिन का खोज फंक। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग का सुमेलित नहीं है? तो देखिए कैल्सीफेरोल अस्थि रुग्णता होता है। नियासिन से पेलाग्रा होता है। चर्मग्राह इसको बोलते हैं। कोबालामिन से संघातिक रक्ताल्पता और राइबोफ्लोविन से होता है बेरी नहीं होता है, यही गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है इसमें मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरत है विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आंवला हो जाएगा, कच्चे एवं ताज़े फल हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो आंवला है। बेरी की वजह से उत्पन्न होता है विटामिन B1 से बेरी होता है। विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। निम्नलिखित में से बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है तो ये होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग किसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आने शामिल है? उससे आहार में खाली स्थान शामिल करने से रोका जा सकता है तो विटामिन सी। स्कर्वी को कैसे रोक सकते हैं? विटामिन सी। इससे क्या होता है कि मसूड़े से खून आने लगता है। इसको रोकने के लिए आपको आंवला खाना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रंथियाँ। पहला क्वेश्चन है ग्रंथि में, पहला क्वेश्चन है आपका, गाय तथा भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। थायरोक्सिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये प्रोलैक्टिन हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन। लड़ों हार्मोन भी इसको बोलते हैं। आयोडीन मुक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित करता है। आगे कि आयोडीन युक्त हार्मोन है तो ये है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ग्लूकोज। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो यह है यकृत। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये है आयोडीन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? तो ये हो जाएगा पराव2। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है वाहिनीहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? वाहिनीहीन ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो ये होता है गला में। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का स्तर को विनियमित करता है। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खाली स्थान के अतिस्राव के कारण होता है तो थायराइड हार्मोन के अतिस्राव के कारण ग्रेव रोग होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो सोमेस्टोस्टेरिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता है। लैंगरहैंस के आइलैंड किस मानव अंग में पाया जाता है? तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। इसमें से पाचक एंजाइम है प्रोटीएस, एमिलेस, लाइपेस, ये सब पाचक एंजाइम है। आगे है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो ये पित्ताशय ग्रंथि नहीं है। इंसुलिन का खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो ये इंसुलिन का खोज किया था फ्रेडरिक बैंटिंग ने। वृषणों से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुंबन निम्न में से किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन।
कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वही नियंत्रित करता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। गोरा सांवला मेलानिन के कारण ही होता है। मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि खाली स्थान होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित। मानव में हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। मिलान करना है। प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, गर्भाशय के महिलाओं के गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा पुरुष के अंडाशय में हो जाएगा, और थायरोक्सिन अग्नाशय में हो जाएगा। थायरोक्सिन अग्नाशय। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है। मनुष्य के इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा, देख लीजिएगा। फिर से देखते हैं इसको। प्रोजेस्टेरोन निकलता है गर्भाशय, जो कि महिलाओं के गर्भाशय से। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के अंडाशय से। थायरोक्सिन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, और इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है, तो ये है अग्नाशय या तो पाचक ग्रंथि। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा। आगे है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलैंड कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है, तो ये है पाचन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये थाइमोसिन जो है थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता है। कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? थाइमस जो है ना यौन तक ही सक्रिय रहता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए खाली स्थान आवश्यक है। आयोडीन जो है ना थायरोक्सिन के लिए आवश्यक है। रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। रक्त में शर्करा कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये सब अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। पूरा अस्त ग्रंथि से होने वाले स्राव में खाली स्थान प्रवेश करता है तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क के तल पर। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो ये आपकी खोपड़ी के अंदर, मतलब कि मस्तिष्क में। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो ये एरिथ्रोपोइटिन जो है आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। एरिथ्रोपोइटिन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन खाली स्थान द्वारा स्रावित होता है, तो अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन निकलता है। एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन एंजाइम नहीं है। पेप्सिन एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, लेकिन इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। मिलान करना है। जनन ग्रंथि से क्या होता है कि आपका जनन ग्रंथि हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि से निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। अधिवृक्क से निकलता है आपका अधिवृक्क से निकलता है कार्टिसोन। इसका आंसर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा लोग। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह का। निम्नलिखित में से रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा निकलता है पैंक्रियाज से। वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन मुक्त किया जाता है। वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, खाली स्थान संश्लेषित होता है वृषण से। ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि करते हैं, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कोलिफ हार्मोन, मिलान करना है। कोलिफ हार्मोन हो जाएगा आपका पैराथायराइड से निकलता है। एल्डोस्टेरोन निकलता है अधिवृक्क ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन निकलता है पीयूष ग्लैंड से, और मेलाटोनिन निकलता है आपका पीनियल ग्लैंड से। आगे है कि मधुसूदनी मतलब कि इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है एक, तो क्या है ये? पेप्टाइड है। इंसुलिन अंतःस्राव क्या है? तो एक पेप्टाइड है। इंसुलिन होता है तो ये प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है? जस्ता। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है, तो यकृत में भंडारित रहता है। शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो यकृत में। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, एटीएच का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियों में बदलाव लाता है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो है
युवावस्था के समय लड़कों में परिवर्तन लाता है, अलग मूछ निकलने लगता है, दाढ़ी निकलने लगता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही। यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां और वसा ग्रंथियों के स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो ये होता है स्वेद और तेल। आज का लास्ट चैप्टर है, मतलब कि आज का नहीं, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर विविध। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में कॉफ़ी मिलती है? तो ये कली से मिलता है। कॉफ़ी कहाँ से मिलता है? कली से। इसमें कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये ध्रुवीय भालू जो है ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। अपेगर स्केल क्या है? तो ये जो है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? तो ये होता है आपका यकृत में। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितना परसेंट होता है? 0.4% नमक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो ये लेड जो है ना, परमाणु संरचना के एक हिस्सा नहीं है, मानव शरीर के परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो BMI का प्रयोग करते हैं मोटापा मापने में। सुस्ती क्या है? तो सुस्ती जो है एक पशु निद्रा है। सुस्ती क्या है? पशु निद्रा। जियोट्रोपिज्म क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि को जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि को जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो ये मेद जो वसा है वो स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। CRISPR का क्या तात्पर्य है? तो इसका होता है फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर से। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो यह है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। ये भारत के मवेशी रोग की निगरानी एवं पूर्वानुमान का प्रणाली है। क्या है? तो यह है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो ये स्पेन में किया गया था। चेहरे का पूरा सफल प्रत्यारोपण किया गया था स्पेन में। चावल के खेत में मिट्टी की उर्वरता को खाली स्थान द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो नीले हरे शैवाल से। जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है? औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। इसका मतलब हो गया कि जैव प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कि औद्योगिक प्रतिक्रिया में सजीवों का उपयोग करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? कि बीज रहित पौधा को उगाना। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे उगाने को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। तो DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने DNA को अलग किया था। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर विकसित किया गया था। कहाँ? जापान में पहला मानव लीवर विकसित किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो ये हो जाएगा क्लोनिंग। क्लोनिंग के माध्यम से क्या किया जाता है कि कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब कि एक ही जैसा कुछ बना देना। जैसे कि अभी करंट में भेड़िया को बनाया गया क्लोनिंग माध्यम से, जिसका नाम है चीन के द्वारा बनाया गया माया भेड़िया। क्लोनिंग मतलब हूबहू उसी के जैसा बना देना। भारत में DNA फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लालजी सिंह को DNA फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जाना जाता है। किसके द्वारा सर्वप्रथम पेसमेकर बनाया गया था? क्रिस्टीना बर्नार्ड के द्वारा पेसमेकर बनाया गया था। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जोनास ई साल्क के द्वारा बनाया गया था पोलियो का पहला टीका। एंटोनियो वान ल्यूएनहॉक की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए थे? एंटोनियो वान ल्यूएनहॉक। लुई पास्चर क्या चीज़ का खोज किए थे? रेबीज का टीका। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो ये हो जाएगा बाल। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो ये हो जाएगा विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो प्रोथेलस एक कीटभक्षी पौधा है। खाली स्थान अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो ओरलर
एरियोलर, ऑरोलर एरियोलर। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कथन में कौन सा कथन सही है? तो यह एक चिकित्सा उपकरण है। ग्लूकोमीटर क्या है? एक चिकित्सा उपकरण है। चेचक के लिए टीका किसने तैयार किया था? तो एडवर्ड जेनर। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्बर्ट साबिन के द्वारा ये ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया गया था। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या था? कैस्कोग्राफ था। पेंसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस एंटीबायोटिक की खोज किए थे? तो पेंसिलिन। पेंसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो ये टीका के लिए। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी विज्ञान। सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी विज्ञान के लिए। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किए थे। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असमान कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में का प्रयोग किया जाता है ध्वनि तरंगे के द्वारा। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में प्रखंडी निषेचन तकनीक को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रॉबर्ट एडवर्ड्स। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को पहला वनस्पति विज्ञानी माना जाता है। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मतलब कि मेडिको लीगल नाम का क्या है? तो ऑटोप्सी बोलते हैं उसको, ऑटोप्सी। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? तो क्यूटीन है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो ये हेलोफाइटा कहलाते हैं। एक मोनोकाट है तो ये पैफियोपेडिलम। पैफियोपेडिलम क्या है? मोनोकॉट है। पैफियोपेडिलम मोनोकॉट है। एक परजीवी पौधा है तो ये है आपका कस्कुट्टा। एक परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीज पैदा करने की क्षमता खो देती है? तो ये हो जाएगा चमेली का पौधा जो है बीज पैदा करने की क्षमता खो देती है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा। जो पाचन प्रक्रिया कैसा है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है वह है सुबेरीन। अनुवांशिक अभियांत्रिक का दूसरा नाम क्या है? तो ये है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण है? नहीं है तो ये हो जाएगा पालक जो है ना, ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भीन का पता लगाएं तो ये हो जाएगा भिंडी। मानव शरीर में दवा के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही मतलब मिलान करना है? तो रेसेप्टर्स हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा, एंजाइम आपका हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, कैटालिस्ट हो जाएगा, ट्रांसक्विलाइजर हो जाएगा आपका, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव। प्रकृति रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है मुर्दाखोर। सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो ये बकरी के त्वचा से मोरक्को चर्म मतलब कि प्राप्त किया जाता है। पौधे का लाल रोग विगलन किससे प्रभावित होता है? तो गन्ना से होता है। पौधे का लाल रोग विगलन किससे प्रभावित होता है? गन्ना से। निम्नलिखित में से गैसों में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती है? तो ये होता है मीथेन CH4। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग करते हैं? एंटासिड का प्रयोग करते हैं पाचन के लिए। पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। दूध से दही बनने का काम कौन करता है? जीवाणु। पेड़ की आयु निर्धारित होता है, ये होता है वार्षिक वलय की संख्या से। निम्नलिखित में से सिरके में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है, तो ये होता है बोस आइंस्टीन घनीभूत। खाली स्थान का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है, तो ये वनीला। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है?
तो ये हो जाएगा सार्डिन जो है ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। लिटमस का घोल खाली स्थान से निकाला जाता है, लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। केंचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं। केंचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है पेंसिलिन। इनमें से कौन सा उत्पाद नहीं है, कौन सा पादप जो है उत्पाद नहीं है, तो शहद जो है ना पादप उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के रूप में पाला जाता है, तो अल्पाका को पाला जाता है। निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये सेव में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है, तो नीम। एक मोटी जेल की तरल घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने में वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, तो किसका, पैक्टिन का। उत्तक संवर्धन में कोशिका कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है जहां वे कोशिकाओं के छोटी समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती है। खाली स्थान क्या कहलाता है, तो कैलस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है, सहजीवी संबंध दिखाता है लाइकेन। लाइकेन क्या दिखाता है, सहजीविता को दिखाता है। राइनोस्कोप किस अंग की जांच के लिए चिकित्सीय यंत्र है, तो नाक। राइनोस्कोप क्या चीज़ के जांच में काम आता है, नाक के जांच में राइनोस्कोप। हाल ही में पता चली है कि हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति को पाया गया था। मतलब कि क्वेश्चन फिर से कि हाल ही में पता चली कि हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षियों की प्रजाति पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था, उत्तरी पूर्वी भारत में। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ट्राइकोडर्मा हार्जियानम को कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन्ना सामान्यतः खाली स्थान से उगाया जाता है, तने के काटते हुए, मतलब काट के लगा देंगे तो जम जाएगा। आगे है मिलान करना है, तो त्वचा जो है अस्टेडिफाइड स्क्वेमस है। उपास्थि एपिथेलियम क्या है, तो ये है जोड़ों की सतह। कंकालीय मांसपेशियाँ क्या है, तो यह है अस्ट्रेइडेट मांसपेशियाँ। सबक्यूटेनियल्स परत क्या है, तो ये हो जाएगा वसीय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है, रेशेदार जड़। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, निकोटीन। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे का क्या कहा जाता है, जीरोफाइटा कहा जाता है, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो स्वेदन का महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रमुख कार्य है। स्वेदन मतलब कि पसीना क्यों आता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये कॉपर का। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड शर्करा नहीं है, तो माल्टोज जो है मोनोसेक्राइड शर्करा नहीं है। इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचती है, तो ये हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा क्या खींचती है, छोटी गाड़ी खींचती है। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो ये ब्राह्मी पौधे को, मतलब कि सोचने समझने का ताकत बढ़ाना है तो ब्राह्मी पौधे का उपयोग कीजिए। भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया गया, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो भेड़ और बकरी। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, उसको क्या कहते हैं, लैरिक्स बोलते हैं, लैरिक्स। साइटोन को क्या कहा जाता है, तो पेरिकैरियन कोशिका। साइटोन को क्या कहते हैं, पेरिकैरियन कोशिका। खाली स्थान हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो शर्करा। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है, तो वोकल कॉर्ड से कंपन उत्पादित होती है। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि से कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। ऑक्सीलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऑक्सीलिक एसिड का, तो टमाटर। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिया जाता है तो उसमें पानी भरकर फूल जाता है, तो वैज्ञानिक कारण क्या है, तो जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है, तो इसका वैज्ञानिक कारण है परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रवीय पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पिच्चर पौधा। अंग्रेजी आईवी क्या है, तो ये है यूएसए के एक जहरीली पौधा, अंग्रेजी आईवी। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो आलू का। सोलेनम सोलेनेसी कुल में आता है आलू, तो सोलेनम ट्यूबरोसम। इनमें से कौन सी प्रणाली जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है,
तो ये हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। ये जल में आणविक ऑक्सीजन को छोड़ता है। कैक्टस को उन स्थानों पर उगाए, ये मिलान करना देख लीजिएगा। फूल की पत्तियों किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। तो ये चमेली जो है, फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका डबल रोटी और बियर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का। यह एक फंगस होता है। ईस्ट क्या होता है? फंगस होता है। डबल रोटी और बियर बनाने में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चारों। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अजीर्ण के दौरान पेट के अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं, जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशियम का दूध, एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। पादप में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। विभेदन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? तो ये हो जाएगा वनीला। निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? तो ये हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना के पेड़ से कुनेन प्राप्त किया जाता है। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो ये है स्पर्मेटोफाइट्स। परागकण ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण चरण है, तो स्पर्मेटोफाइट्स। तो बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।